फिर जून 2010 में एक न्यूज़ चैनल आसाराम की सच्चाई के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। एक लड़की को हरिद्वार वाले आश्रम में ले जाया जाता है, जिसमें रिपोर्टर्स एक कहानी गढ़ते हैं। जिस इंसान ने हजारों भक्तों को अपना भक्त बना रखा था, जो अपने आप को एक महान संत बताता था, उसकी छवि में दरार पड़ चुकी थी। मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था, पुलिस इंक्वायरी तेज हो रही थी और नए नए इल्जाम सामने आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगस्त 2013 में लगता है, जब एक 16 साल की लड़की आसाराम के खिलाफ एक डरावनी सच्चाई लेकर सामने आती है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम का एक गुरुकुल था, जिसमें 400 लड़कियां पढ़ती थी। इसमें से जो बड़ी क्लासेस की लड़कियां थीं, उनकी संख्या करीब 90 या 95 थी। एक दिन हरिद्वार में आसाराम का एक भव्य प्रवचन हुआ, जिसमें ये लड़कियां भी शामिल थी। प्रवचन के दौरान आसाराम की नज़र एक लड़की पर टिक गई। उसने तुरंत पूछा, ये लड़की कौन है? गुरुकुल की सेविका शिल्पी ने बताया कि वो छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल की स्टूडेंट है। आसाराम ने फौरन कहा, इस लड़की को मुझसे मिलवाया जाए। लड़की को लगा कि वो बहुत लकी है। जिस इंसान को लोग भगवान मानते थे, उसने उससे मिलने की इच्छा जताई थी। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आसाराम ने अपनी सेविका शिल्पी को एमपी के गुरुकुल का वार्डन बना दिया, लेकिन उसका असली काम था लड़की को आसाराम के लिए तैयार करना। धीरे धीरे लड़की को बहकाने की कोशिश की गई। फिर एक और आदमी, शिवा, जो जोधपुर आश्रम का एक सेवक था, इस खेल में शामिल किया गया। इसके बीच शिल्पी लगातार लड़की के माँ बाप को फ़ोन कर रही थी, ये कहते हुए कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है, उसका सिर्फ बाबा इलाज कर सकते हैं। माँ, जो आश्रम की अंधभक्त थी, मान गई। पिता ने मना किया, लेकिन शिल्पी ने उन्हें भी समझा दिया। 13 अगस्त को लड़की अपने माँ बाप के साथ जोधपुर पहुंची, जहां आसाराम के आदमी तैयार थे। इन्हें जोधपुर के फार्म हाउस ले जाया गया, जो सिर्फ एक फार्म हाउस नहीं, एकांत कुटिया थी। 15 अगस्त को आसाराम ने लड़की का माँ बाप के सामने इलाज चालू किया, पर फिर आसाराम ने कहा कि ये सिर्फ अकेले में हो सकता है। माँ बाप को बाहर भेज दिया गया। अंदर अंधेरा था, एक खाली कमरा और एक बेड के साथ। लड़की को एक ग्लास दूध दिया गया। फिर हिप्नोसिस और वशीकरण शुरू हुआ। जैसे ही लड़की चिल्लाई, आसाराम ने धमकाया कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे माँ बाप को मार दिया जाएगा। डर के मारे लड़की चुप हो गई, लेकिन जो होने वाला था उसे नहीं रोका जा सकता था। अगले दिन लड़की और उसके माँ बाप शाहजहाँपुर लौट गए। लड़की पूरा दिन सदमे में रही। 18 अगस्त को वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और माँ बाप को सब बता दिया। ये सब जानने के बाद उन्होंने आसाराम के लोगों से जवाब मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। अब आश्रम का रवैया उनके साथ बिल्कुल वैसे ही था, जैसे कोई रस निकालने के बाद आम या बेर की गुठलियों को बिन किसी अहमियत के कूड़े में फेंक देते हैं। जिसे एक दिन दिव्य शक्ति कहकर पूजा गया था, आज उसकी इज्जत लूटकर उसे बेकार समझा जा रहा था। ये लोग अब समझ चुके थे कि बिना कानूनी एक्शन लिए इंसाफ मिलना मुश्किल है। इसलिए बिना वक्त गवाए माँ, बेटी और पिता सीधा पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वो रामलीला मैदान के करीब सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रात का समय था, थकान से भरे, लेकिन सिर्फ इंसाफ की चिंगारी लेकर ये लोग पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बयान करते हैं। 20 अगस्त की वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं, एक लड़ाई की शुरुआत बनने वाली थी। पूरा केस सुनते ही स्टेशन के एसएचओ ने एक गहरी नज़र से देखा और कुछ सवाल उठाए, जैसे कि घटना कहाँ की गई है, कब हुई, किसके खिलाफ केस है। जैसे ही लड़की के माँ बाप बताते हैं कि ये सब कुछ जोधपुर में हुआ है, जिसका जिम्मेदार आसाराम है, एसएचओ एकदम सीरियस हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कोई आम केस नहीं था, बल्कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें एक माइनर लड़की को इंसाफ दिलाना था। लेकिन एक समस्या थी, ज्यूरिसडिक्शन की। दिल्ली पुलिस इस पर सीधा एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती थी, क्योंकि घटना जोधपुर में हुई थी। पर एसएचओ देर नहीं करते, तुरंत अपने डीसीपी को कॉल लगाते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में बताते हैं। डीसीपी भी इस केस की संजीदगी को समझ लेते हैं। वो तुरंत सलाह देते हैं कि एफआईआर तो जोधपुर में रजिस्टर होगी, मगर एक तरीका है, 0 एफआईआर लिखी जा सकती है। 0 एफआईआर क्या होती है? अगर किसी भी सेंसिटिव केस का ज्यूरिसडिक्शन किसी दूसरे शहर या राज्य का हो, तो भी विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उस एफआईआर को
बाद में सही जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ज़ीरो FIR कहते हैं। ये फैसला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं था, ये दिल्ली पुलिस की एक बड़ी पहल थी जो इस केस का एक क्रूशियल मोड़ बनने वाली थी। 21 अगस्त 2013 को दिल्ली पुलिस ने पहली बार आसाराम के खिलाफ ज़ीरो FIR रजिस्टर की। अगले ही दिन मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में आई, आसाराम बिल्कुल गायब हो गए। ना तो वो मीडिया के सामने आए और ना ही पुलिस उनसे कोई कांटेक्ट कर पाई। लोग उन्हें ढूंढ रहे थे लेकिन उनका कोई पता नहीं था, मानो किसी का भगवान खो गया हो। फिर दिल्ली पुलिस की ज़ीरो FIR का केस जोधपुर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जोधपुर पुलिस ने विक्टिम से डिटेल्स पूछताछ की, उनके स्टेटमेंट्स लिखे गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। विक्टिम ने पुलिस को बताया कि आसाराम के फार्म हाउसेस कहाँ हैं, कौन सा कमरा था जिसमें ये सब हुआ और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। उसने सभी लोगों के नाम दिए जो इस घटना में शामिल थे। फिर विक्टिम का मेडिकल टेस्ट कराया गया जिसमें ये कन्फर्म हो गया कि उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ था। ये बात मेडिकल रिपोर्ट्स में साबित हो गई। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को समन भेज दिया, जो 29 अगस्त 2013 तक कोर्ट में हाजिर होने का एक नोटिस था। लेकिन आसाराम फिर भी गायब रहे। उनका बेटा नारायण साई बार बार मीडिया के सामने आकर ये कह रहा था कि ये सब एलिगेशंस झूठे हैं और आसाराम कहीं नहीं भाग रहे हैं। लेकिन जब 29 अगस्त तक भी आसाराम पुलिस के सामने नहीं आए तो जोधपुर पुलिस ने उनके अलग अलग ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर दिया। अलग अलग आश्रमों में पुलिस ने लाइव रेड्स की और आसाराम की तलाश और तेज़ हो गई। जब पुलिस ने आसाराम की तलाश तेज़ की तो पता चला कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर के एक आश्रम में छुपा है। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, तुरंत गिरफ्तारी। एक संगठित पुलिस टीम जिसमें एक महिला इंस्पेक्टर भी शामिल थी, बिना देर किए इंदौर पहुंचती है। आश्रम के अंदर घुसकर आसाराम को दबोचा जाता है। ये ताकतवर ढोंगी अब कानून की पकड़ में था। इस केस में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मैक्सिमम सज़ा उम्र कैद की हो सकती थी, जिसका मतलब आप मान लीजिए कि अब आसाराम का जेल से निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। 2013 में सूरत की दो बहनें सामने आई और आसाराम को उसके बेटे नारायण साई पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और रेप का इल्ज़ाम लगाने लगी। बड़ी बहन ने बताया कि 1997 से 2006 तक अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम ने उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। छोटी बहन ने कहा कि 2002 से 2005 तक नारायण साई ने उसका रेप किया। ये एक और बड़ा झटका था आसाराम पर। जैसे ही नारायण साई अरेस्ट हुआ, जेल में आसाराम और भी अग्रेसिव हो गया। वो जेलर, SHO और सीनियर ऑफिसर्स को धमकाने लगा। वो समझ चुका था कि उसके झूठ, उसका डर और उसकी ताकत अब ख़त्म हो रही थी। सच्चाई अब दब नहीं सकती थी। आसाराम का परिवार, उसका आश्रम और उसका ईगो सब बिखर रहा था। अब कानून की गाड़ी चल चुकी थी और ये सफ़र सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था, आसाराम और उसके झूठे ईमान के अंत की तरफ। अब वक्त बदल रहा था। जैसे ही नारायण साई अरेस्ट हुआ, जेल के अंदर आसाराम धमकियां देता रहता और जेल के बाहर उसके अंधभक्त खौफ और मौत का एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसमें सच को दफनाने की हर कोशिश हो रही थी। जो भी विटनेस आसाराम के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता, उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता, या तो वो चुप हो जाए या हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। 2015 में कृपाल सिंह, एक महत्वपूर्ण गवाह जो जोधपुर केस की विक्टिम लड़की के पिता के ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे, उसे 2 बाइक सवार लड़कों ने बीच सड़क में गोलियों से मार दिया था। ये एक सीधा संदेश था कि जो भी आसाराम के खिलाफ बोलेगा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन कृपाल सिंह अकेला नहीं था। सच बोलने की सज़ा सिर्फ उसे नहीं मिली। मुजफ्फरनगर में आसाराम के एक रसोइये को भी मार दिया गया, जो केस का एक और महत्वपूर्ण विटनेस बन सकता था। पर इस मौत के खेल में देश तब चौंक उठा जब आसाराम का पर्सनल फिजिशियन राहुल, जो कोर्ट में गवाही देने आया था, उसी कोर्ट के अंदर उस पर जानलेवा हमला हो गया। 2014 से 2015 के बीच ऐसे ही 9 विटनेस पर हमले हुए। कानून के रखवालों तक को नहीं छोड़ा गया। जोधपुर के सेशन कोर्ट के जज मनोज कुमार व्यास और थाना इंचार्ज SHO को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। लेकिन इतनी धमकियों, हत्याएं और दबाव के बावजूद सच को दबा पाना अब नामुमकिन सा हो गया था। उससे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।